Hey guys, welcome to Study with Phala. So, we are starting with Unit 2 of Sales and Distribution Management, and the topic for today is Sales Function. So, let's begin. What is sales organization? So, क्या होता है sales organization? It is a structured setup within a company that is responsible for managing and directing all the sales related activities. ठीक है, आपकी एक पर्टिकुलर एमएनसी है, कोई कंपनी है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस कामों के लिए, फॉर मैनेजिंग एंड डायरेक्टिंग ऑल द सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी, इसलिए उसको बोलते हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इट डिफाइन हाउ द सेल्स टीम इज ऑर्गेनाइज्ड, how sales task is distributed and how objectives are achieved. Okay, so this is the simple definition of sales organization. Now we come upon the importance of sales organization. First is clear roles and responsibilities. ठीक है, इनको पहले से ही क्लियर होती है कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. ओके, देन बेटर कोऑर्डिनेशन. सो यहाँ पे लोग प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करते हैं अपने वर्क को. ओके, एंड विद अदर पीपल इन द ग्रुप. ओके, नेक्स्ट एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन. जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं वो. ओके, एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस ट्रैकिंग. हमेशा वो कोशिश करते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस बेटर करते रहे. ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंस एज इट इज़ लिखने होंगे. ठीक है, अगर आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस आए. ठीक है, इट्स अ इंपॉर्टेंट स्लाइड. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ये आपके 6 कंपोनेंट्स होते हैं. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. दिस कैन डेफिनेटली कम फॉर लाइक 2 marks. ओके, एंड like 4 marks for your intern. So sales force, okay, sales structure, coordination mechanism, communication process, control system and sales operation support. So इसमें एज इन कुछ आपको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर द रीजन बिकॉज दीज आर द कॉम्पोनेंट्स. ओके, इसके बारे में आपको पता ही होगा सबके बारे में. जैसे सेल्स फोर्स एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जो टास्क उनको मिलता है उनको प्रॉपरली परफॉर्म करना होता है. ओके, सेल्स स्ट्रक्चर, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसे यहाँ पे सेल्स स्ट्रक्चर की बात हो रही है. कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, कैसे सारे लोग कोऑर्डिनेट करके टीम वर्क बना के सारा वर्क करते हैं. कम्युनिकेशन प्रोसेस, कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं. ओके, कंट्रोल सिस्टम एंड सेल्स ऑपरेशन सपोर्ट. Okay, so this was all about the components. Now we come upon the major important slide, that is your types of sales organization. This is really important, definitely coming for 5 marks. Okay, it's an important topic. Line sales organization, इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से टॉप एंड बॉटम अथॉरिटी के बीच में ये वर्क होता है. ठीक है, जैसे कि एक एम्प्लॉय है और मैनेजर है. मैनेजर ने कोई वर्क असाइन किया एम्प्लॉय को, तो लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड वेयर अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सिंपली ये रहा आपका मैनेजर एंड हियर इज द एम्प्लॉय हु वाज असाइन द टास्क टू डू. तो इसने टास्क कंप्लीट किया, इसने अपना टास्क उनको दिखा दिया, वर्क डन. दिस इज नोन एज लाइन सेल्स. ठीक है, लाइन एंड स्टाफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, combines line authority, that is line authority with staff specialist who provide guidance and support. ओके, तो जो लाइन अथॉरिटी होती है उसमें क्या होता है, जो भी आपके एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ स्पेशलिस्ट होते हैं. ठीक है, जो उनको हेल्प आउट करते हैं उनके पर्टिकुलर वर्क में. ये मेजरली आपकी होती है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, ये आप याद कर लेना, एक और पॉइंट इसका. ठीक है, इट मेजरली हैपेंस इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज लाइन एंड स्टाफ organization. Okay, so now we are coming on the next point, that is the functional sales organization. Authority is divided into based on the functions like sales planning, training and reporting. So different type के जो functions होते एक particular sales में, उसको बोलते हैं हम लोग functional sales organization. because देखिए, ऐसा नहीं है कि सेल्स में सिर्फ सेल्स ही हो रहा है, इसमें भी बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. सेल्स की प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड रिपोर्टिंग. सो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं एक पर्टिकुलर डोमेन में ही. सो उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज मैट्रिक्स सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. ओके, फर्स्ट पॉइंट, वेयर सेल्स टीम रिपोर्ट टू मल्टीपल मैनेजर्स फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे कि आपका सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे आपके अलग अलग सेक्टर के जो मैनेजर्स होंगे उनको आपको बताना होगा, जो भी आपका डिसीजन होगा, जो भी आपकी रिपोर्ट बनी होगी उसको हर एक मैनेजर को बताना. दैट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकॉज देर आर लॉट मेनी मैनेजर्स इन अ पर्टिकुलर कंपनी. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बस सिंगल हैंडेड मैनेजर होता है. नो, वहाँ पे डिफरेंट डोमेन्स के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स होते हैं. ओके,
So now we come upon the next topic, that is your functions of sales organization. What is this? So firstly, sales planning. सेल्स प्लानिंग क्या होता है? यहाँ पे आप मेजरली ऑब्जेक्टिव अपना डिसाइड करते हो, गोल डिसाइड करते हो, ठीक है, बजट डिसाइड करते हो, ठीक है. यहाँ पे आप सेल्स की प्लानिंग करते हो, कैसे आप सारा काम करोगे, कौन इंसान कौन सा काम करेगा. सो दिस इज नोन एज फॉर सेल्स प्लानिंग. रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग. ओके, यहाँ पे रिक्रूटमेंट, ऑन बोर्डिंग, ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, ठीक है. ये सारे आपके फंक्शन है सेल्स है, जिसमें कि रिक्रूटमेंट आपका होगा कि कौन कौन से पर्सन क्या रोल पे आएंगे. ओके, उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाएगा. ऐसा तो है नहीं रिक्रूटमेंट के बाद वो डायरेक्टली वर्क शुरू कर देते हैं. दे आर गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग, ओके, एंड ऑन बोर्डिंग मिलती है प्रॉपर. टेरिटरी मैनेजमेंट, एक तरीके से पूरा एक डोमेन को प्रॉपरली उसको फोकस करना, उस पर वर्क करना, उसको हम लोग बोलते हैं टेरिटरी मैनेजमेंट, ठीक है. वहाँ बहुत सारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू. ओके, ज़रूरी नहीं आप सेल्स की बात कर रहे हो तो उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. कोई ट्रेन कर रहा है, कोई सेल्स का बात कर रहा है, कोई लाइक प्रिडिक्टिव डिसीजंस ले रहा है. ओके, सो बहुत सारे डोमेन्स होते हैं. तो टेरिटरी मैनेजमेंट. नेक्स्ट, सुपरविजन एंड मोटिवेशन. दिस इज मेजरली डन बाय द टॉप मैनेजमेंट. टॉप टायर मैनेजमेंट जो होती है वो ये प्रोसेस करता है, जैसे कि आपके मैनेजर्स हो गए. ओके, दे गिव यू सुपरविजन एंड मोटिवेशन रिगार्डिंग द वर्क. ओके, एंड रिगार्डिंग द गोल्स विच यू नीड टू अचीव, जो यहाँ पे हमने प्लानिंग में बात की थी. कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम होता है बिटवीन एवरीवन. ओके, देन सेल्स फोरकास्टिंग. यहाँ पे एक तरीके से प्रिडिक्शन किया जाता है रिगार्डिंग हाउ मेनी सेल्स वुड अकर दिस ईयर. और जैसे कि आप ये कैसे पॉसिबल है, इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा जो आपके पास कंपनी का है. ओके, उसमें आपके पास प्रॉपर मीन्स प्रॉपर सेल का मीन्स प्रॉपर आपके पास डेटा होता है, जिसमें यू नो कि आपने 2013 में इतनी सेल्स की थी, 2014 में इतनी हुई. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल्स ऑफ 2013. ओके, एंड ये रही आपकी एंड 2014 की सेल्स. ओके, एंड ये आपकी 2015 की है, ठीक है. एंड मान लीजिए आप 2016 में अभी हैं करेंटली, ठीक है. तो यू कैन सी देयर इज अ 5% गैप, लाइक 5% इंक्रीमेंट एवरी ईयर. सो यहाँ पे वो प्रेडिक्ट करेंगे तो 5% तो होना ही चाहिए. और कैसे पॉसिबल है इसको मोर देन 5% कर लिया हम लोग 2016 में. सो वहाँ पे वो सेल्स फोरकास्टिंग होती है कि हर साल 5% हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कैसे हो सकती है. देन कस्टमर रिलेशनशिप, दैट इज योर CRM. यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, प्रॉपरली कस्टमर सपोर्ट करना चाहिए आपको, ठीक है. जो भी आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं उनको आफ्टर सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है. ये सारे की पॉइंट्स हैं. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फिर जैसे भी आपने अपनी परफॉर्मेंस दी उसको इवैल्यूएट करो, क्या वो अप टू द मार्क थी, जैसी नीडेड थी, क्या आपने वैसे परफॉर्मेंस दिया कि नहीं. ओके, डू यू नीड एनी मोर चेंजेस इन इट. तो ये सारे आपके होते हैं फंक्शंस. ओके, ये सारे आपके हेड्स हैं. मेक श्योर आप इसको चेंज मत करो, बिकॉज देखिए आप मीन्स क्योंकि द रीजन इज दैट यही सारे पॉइंट्स हैं, इसके अंदर आप डेटा आप अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है. तो इसलिए मैंने ज़्यादा इस पे इलेबोरेशन पे वर्क नहीं किया, बिकॉज यू आर गुड इनफ टू इलेबोरेट. ओके, नाउ वी कम अपॉन द रोल्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इन बिजनेस स्ट्रैटेजी. ओके, पहला होता है अलाइनमेंट विद बिजनेस गोल. अलाइनमेंट विद बिजनेस गोल, बिजनेस ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग अपॉन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड द गोल्स विच नीड टू बी अचीव. जो भी आपको अचीव करना है, क्या आप उसके लिए वर्क कर रहे हो. नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. मेक श्योर आप प्रॉपरली स्ट्रैटेजीज डेवलप करें, क्या आपको अचीव करना है. ओके, बिकॉज देखिए ऐसा तो है नहीं कि जो पूरा एक बड़ा सा गोल है वो आप एक दिन में अचीव कर लोगे. तो उसमें एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग लगती है हर चीज़ के लिए. हर टास्क कौन परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, कितने टाइम इंटरवल पे करेगा, ये सब आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में आता है. उसमें आपका बजट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है. कस्टमर टारगेटिंग, हेयर यू विल टारगेट योर कस्टमर, ठीक है. किस पे क्या कैसे फोकस करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट्स आप ड्रॉ करेंगे इसमें, ठीक है. आप मीन्स आपका प्रोडक्ट कैसा है, कैसे आपको टारगेटिंग करनी है, ये आपको करना है. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मेक श्योर कि आप हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से बेटर वर्क करें.
ओके बिकॉज देखिए बहुत सारा कंपटीशन है मार्केट में. ओके आप अगर कोई भी वर्क शुरू करोगे वैसा ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी आपको मिल जाए. ठीक है, तो कैसे आप उस पर्टिकुलर बिजनेस से compete करेंगे वो यहाँ पे आपको मेजरली फोकस करना है. ओके नेक्स्ट, डेटा बेस्ड decision making. Simply the graph which I made the in the back slide. ओके जैसे मैंने आपको बताया 5% से इंक्रीमेंट हो रहा था. ये सब डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग आपको प्रॉपरली आना चाहिए, स्पेशली इन सेल्स. बिकॉज देखिए हर चीज़ ये ग्राफ्स रिपोर्ट्स के थ्रू ही आपको समझ आना है, क्योंकि आप ऐसे मैन्युअली आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे. ओके इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल. ओके सो स्पेशली बिजनेस के वर्ल्ड में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये सब. So now we come upon the next slide, that is purpose of sales organization. Okay, first is drive revenue. Simply किसके लिए वर्क कर रहे हो आप? प्रॉफिट के लिए वर्क कर रहे हो ना? प्रॉफिट के लिए वर्क करो. यहाँ पे मेक श्योर कि आप जितना भी वर्क करो, जितनी सेल्स करो, ठीक है, कभी भी आप लॉस पे मत जाओ. एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करो कंपनी के लिए. मीट कस्टमर नीड्स. मेक श्योर द कस्टमर इज सेटिस्फाइड. ओके कस्टमर इज सेटिस्फाइड. ठीक है, एंड उसको मेक श्योर कस्टमर रिटेंशन मिलता रहे. बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए आप फोकस करो. कभी भी ये मत सोचो कि बस कस्टमर को प्रोडक्ट बेच देना है, बस मेरा काम खत्म. नेवर डू दैट. बिकॉज उससे क्या होता है, आपकी चलो एक बार तो सेल हो गई, फ्यूचर का क्या. एंड मेक श्योर कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचो. मीट कस्टमर नीड्स. फोकस अपॉन द नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स. ओके सो ये आपके मेजरली टू पॉइंट्स हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, नीड, वांट्स एंड डिजायर पे. नेक्स्ट, सपोर्ट प्रोडक्ट लॉन्चेस. ठीक है, मेक श्योर कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसको ज़रूर आप सपोर्ट करो. वाई? बिकॉज देखिए प्रोडक्ट लॉन्च एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें अननोन कस्टमर्स भी आपके मे बी लॉयल कस्टमर्स बन जाए. ठीक है, बिकॉज इफ दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ योर ब्रांड थ्रू प्रोडक्ट लॉन्चेस, तभी कस्टमर्स को पता चलता है कि ओ अच्छा ऐसा प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है मार्केट में, तो फिर वो यूज़ करेंगे. फिर वो एक आपके ब्रांड के लिए बेटर होगा. ठीक है, देन आता है आपका मैनेज टीम परफॉर्मेंस. मेक श्योर आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस हर मंथली आप कैलकुलेट करें. बिकॉज मंथली और क्वार्टरली. ठीक है, बिकॉज देखिए एक टीम की परफॉर्मेंस ही डिपेंड करती है कितनी सेल्स हो रही है. ठीक है, बिकॉज अगर टीम की परफॉर्मेंस कम होगी तो ऑब्वियसली सेल्स पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, मेक श्योर आप अपनी टीम का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी आपका टारगेट होगा, मेक श्योर यू अचीव इट. ओके बिकॉज देखिए मेजरली कंपनीज में टारगेट बेस्ड वर्क होता है हर जगह. आप कहीं पे भी चले जाए, किसी भी कंपनी में आप किसी भी एम्प्लॉय से पूछ लीजिए क्या आप टारगेट बेस्ड वर्क करते हो, दे विल से येस. इवन बिग इंजीनियर्स ऑल्सो डू. मॉनिटर KPIs. ओके, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. व्हाट इज KPIs? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आई होप यू नो द लाइक फुल फॉर्म ऑफ इट. सो इसमें क्या होता है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब होता है कि जो आपने एक्चुअली चाहते थे अचीव करना, ठीक है, मीन जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था, क्या वो उतना अचीव हुआ है कि नहीं. मीन्स मॉनिटर करते रहिए. ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि मैं लॉस पे रहूं. ठीक है, मैं अपना ऑब्जेक्टिव ना अचीव कर पाऊं. ठीक है, फिर अलाइन गोल्स. मेक श्योर जो भी आपके गोल्स हैं क्या वो उसी के हिसाब से सारा वर्क हो रहा है कि नहीं कंपनीज में. ठीक है, बिकॉज कई बार क्या होता है, पीपल अगर मीन्स बड़े मीन्स जो ओनर्स होते हैं अगर वो ध्यान ना दे तो कई बार दिक्कत होती है. इसलिए मैनेजमेंट दी जाती है कि वो चीज़ें सारी मैनेज करे प्रॉपरली एंड सेल्स अच्छी हो, तभी तो रेवेन्यू जनरेट होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा, तभी तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा. सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज द पर्पस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर सेल्समैनशिप. व्हाट इज दिस? Salesmanship is the art of convincing customers to buy a product or a service by understanding their needs, influencing their buying decisions through effective communication and persuasion. What is this? सिंपल बात है, सेल्समैनशिप होता क्या है. एक पर्टिकुलर सेल्समैन है, कैसे वो एक कस्टमर को कन्विंस करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने के लिए, और कैसे उनके दिमाग में उसकी नीड और वांट, डिज़ायर बनाता है कि वो कन्विंस हो जाता है, वो परचेज भी कर लेता है प्रोडक्ट. ओके, ये सिर्फ पॉसिबल है थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड परसुएशन से. अगर कम्युनिकेशन ही नहीं आपकी अच्छी होगी, कुछ नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे सेल अपना प्रोडक्ट. ठीक है, मेक श्योर आप कस्टमर के साथ बहुत ही अच्छे से इंटरैक्ट करें कि वो परचेज भी करें. इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट,
प्रेजेंटिंग बेनिफिट्स एंड क्लोजिंग द सेल। ट्रस्ट पहली बात, मेक श्योर आप कभी भी सेल्स की लाइन में जाते हो, कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करना इज द मेन क्राइटेरिया। ठीक है, भले वो प्रोडक्ट देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, पहले आप फोकस करो कि आप ट्रस्ट बिल्डअप कर रहे हो उसके साथ, तभी वो इंटरेस्टेड होगा आपसे बात करने में भी। प्रेजेंटिंग बेनिफिट्स, मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट का बेनिफिट है वो तो बताओ, यूएसपीज तो बताओ, उसके लिए भी बेनिफिट बताओ कि सर आपके लिए ये बेनिफिट है, आज आप परचेज करोगे तो बाय वन गेट वन है, उसको डील्स दो कि वो परचेज कर ले एंड क्लोज करो उस सेल को। ठीक है, आपने अगर उस पर टाइम स्पेंड किया है, ओके, अपना प्रीशियस टाइम होता है एक सेल्समैन का, ओके, अगर किसी कस्टमर से वो बात भी कर रहा है, मेक श्योर कि आप वो डील क्लोज करो। ओके, की पॉइंट्स क्या होते हैं? पर्सनल सेलिंग स्किल्स, ठीक है, मीन्स कन्विंसिंग पावर पे आती है यहाँ पे। ठीक है, कम्युनिकेशन पावर पे आती है। ठीक है, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, कस्टमर के साथ, ओके, उन चीज़ों पे आती है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसिंग परचेज डिसीजंस, ठीक है, कैसे आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो सामने वाले को परचेज करने के लिए। ओके, फिर आता है बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप एक बॉन्ड नहीं बनाओगे ना कस्टमर के साथ, वो कभी नहीं प्रोडक्ट लेगा जल्दी। ठीक है, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं हुआ था। नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर एड्स मॉडल। ठीक है, AIDS मॉडल। सो कई जगह पे आपने AIDA मॉडल भी आप पढ़ेंगे, बट हम लोग AIDAS मॉडल पढ़ रहे हैं। ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, बहुत मुश्किल से मुझे ये वाली एक पिक्चर मिली है। सो फर्स्टली एड्स मॉडल पहले हम लोग डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। एड्स मीन्स अटेंशन, I इंटरेस्ट, D डिज़ायर, A एक्शन एंड S सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये तो आपको याद करना है बाय हार्ट, ओके, बिकॉज ये मॉडल फॉर श्योर 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, आप इसको लिख लो कहीं, आप ये या तो डेफिनेशन में आ जाएगा या तो बनाने के लिए आ जाएगा, कुछ भी आप देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी शेप में इसको बनाना है। इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, पहली बात मैं बता दूं। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे बना लो, AIDAS सिंपली। ओके, यहाँ पे आप लिख दो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर मॉडल नहीं है ऐसे, ये बस ऐसे पिक्चर के लिए समझाने के लिए। ठीक है, अटेंशन, व्हाट इज अटेंशन? कैप्चरिंग द कस्टमर्स फोकस। देखो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये इसके की पॉइंट्स हैं, तो ये आपको थरली पता होने चाहिए। ठीक है, अटेंशन, कैप्चरिंग कस्टमर्स फोकस। मैं पूरा आपको कोशिश करूँगी मैं डिफाइन करूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, इस मॉडल में होता क्या है, पहले आप कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, अपनी तरफ। ठीक है, फिर उसको इंगेज कराओगे कि हाँ ये उनके बेनिफिट के लिए बात हो रही है, फिर उनके मन में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिज़ायर पैदा करोगे कि उनको परचेज कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर उनको इंकरेज करना चाहिए इनमें कि परचेज कर लीजिए। ठीक है, बिकॉज ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफर्स आप दे सकते हैं, कूपन्स दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, एंड एस में उनको सेटिस्फैक्शन कराना है कि आपने जो प्रोडक्ट लिया सही लिया, एंड इवन इन फ्यूचर भी आप परचेज कर सकें। ये होता है एड्स मॉडल। अब अगर हम प्रॉपरली समझते हैं कैप्चरिंग कस्टमर अटेंशन कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट ले गए, ठीक है, और आपने जैसे कि अमूल गर्ल आपने देखी होगी। ठीक है, सो वो एक तरीके से प्रॉपर एडवर्टिजमेंट हुआ है। ठीक है, डूइंग प्रॉपर एडवर्टिजमेंट अट्रैक्ट्स द कस्टमर। मेक श्योर कलरफुल एडवर्टाइजमेंट है, आई कैचिंग है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आई कैचिंग। ठीक है, मेक श्योर आप ये चीज़ें ज़रूर नोट डाउन करें। आई कैचिंग, प्रॉपर जिंगल्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे आप इवन आप कुछ ना कुछ एड्स देखते हैं टेलीविजन पे, तो उसमें कुछ ना कुछ जिंगल्स होते हैं, तो कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है देखने के लिए, अच्छा कौन से प्रोडक्ट का ये वैसे एडवर्टाइजमेंट है। अटेंशन, ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ द कस्टमर, दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज जब तक आप अट्रैक्ट नहीं करोगे कस्टमर को तो इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन की तो बात ही नहीं आ रही। ठीक है, अटेंशन ले लिया। इंटरेस्ट क्या होता है? कीपिंग द कस्टमर इंगेज्ड। ठीक है, मेक श्योर कि कस्टमर इंगेज्ड है। अब इंगेज भी कैसे होगा, वो अपनी बेनिफिट्स बताएगा। जैसे कि अमूल गोल्ड ने तो चलो जिंगल में हो गया, अट्रैक्ट हो गया कस्टमर। कीपिंग द कस्टमर इंगेज में हम लोग ये कर सकते हैं कि कस्टमर जो है आपका वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है, बिकॉज उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एडवर्टिजमेंट आ रहा है। ठीक है, जिसमें लिखा है कि फ्रेश चीज़, ठीक है, मिलता है यहाँ पे। हाँ, और ये सारी चीज़ें जैसे फ्रेश कर्ड, फ्रेश चीज़, फ्रेश मिल्क, तो ये इंटरेस्ट पैदा कर रहा है। ठीक है, देन डिज़ायर,
क्रिएटिंग अ वांट और अ डिज़ायर, ठीक है। फिर कस्टमर के मन में एक डिज़ायर आप पैदा करो कि सर टुडे इफ़ यू विल परचेज यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ दिस, ओके, यू विल इफ़ यू विल बाय, if you will buy two you will get one free, okay, you can give these types of offers to that particular customer, okay। तो वो उसके दिमाग में एक डिज़ायर आएगी, एक वांट आएगी, क्रिएटिंग अ वांट और नीड कि हाँ मुझे ले लेना चाहिए, दो के साथ एक तो फ्री मिल रहा है, ठीक है। देन एक्शन, इंकरेजिंग द परचेज, मेक श्योर यू इंकरेज द कस्टमर टू परचेज, मेक श्योर उनको आप समझाओ कि हाँ ये तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आज आप परचेज करोगे। देन सेटिस्फैक्शन, इंश्योरिंग कस्टमर हैप्पीनेस, ठीक है, मेक श्योर कि कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ अपनी कस्टमर, ठीक है। ये कैसे आप पता कर सकते हो? थ्रू फीडबैक, आप उनसे प्रॉपर फीडबैक लीजिए, ठीक है। क्या आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया था, बाय टू गेट वन वाला, ठीक है। आप उनको टेक्स्ट कर सकते हो, ओके, यू कैन टेक द रेटिंग also, okay। So this is how each model works. So this model measures the customer's journey even after the purchase, give a better understanding and insight into the customer likes or dislike. Simply as I told you in satisfaction stage they can give their feedback also, okay। So ये definition है इसकी, and now we come upon the next summary अब पढ़ लेते हैं हम लोग। Attention, capturing the customer focus through visuals, headlines and presentations। I told you like the advertisements, okay, proper ऐसी jingles बनाओ, attract हो जाए customer। Interest, maintain the interest by explaining relevant features and engaging them। हाँ जैसे मैंने आपको बताया ना फीचर्स क्या क्या देना चाहता है वो प्रोडक्ट, जैसे कि फ्रेश मिल्क, फ्रेश चीज़, फ्रेश कर्ड। डिज़ायर, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वांट द प्रोडक्ट बाय शोइंग बेनिफिट्स एंड इमोशनल अपील, ठीक है। बेनिफिट्स बताओ कि आपको ऑफर मिल सकते हैं, ऑफर्स के थ्रू आप बता सकते हो, ठीक है, बाय टू गेट वन वाला, ठीक। फिर एक्शन कैसे होगा? इंकरेज द कस्टमर टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, बाय, साइन अप और इंक्वायर, ठीक है। सिंपली जैसे वो तो ऑनलाइन हमारा नहीं हो रहा था ऑब्वियसली, तो यहाँ पे आप कस्टमर को मेक श्योर करोगे हाँ आपने बहुत सही परचेज की सर, मतलब जैसे ही सब लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेटिस्फैक्शन, इंश्योर पोस्ट परचेज हैप्पीनेस सो दैट द कस्टमर रिमेन्स लॉयल एंड रेफर्स टू अदर्स। यहाँ पे आप फीडबैक ले सकते हो उसका, ठीक है, एंड वो आपको एक तरीके से रेफर भी कर सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। So this was all about the summary. Now we come upon the right set of circumstances theory. What is this? This theory suggests that the sales happen when all the favorable conditions align at the right time, right place, right attitude of the buyer. इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को ऐसी कंडीशन पे ले आना कि वो प्रोडक्ट उसके लिए परफेक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट उसकी नीड है, ठीक है। मीन्स ऐसी कंडीशंस तब लाना एट द राइट टाइम, राइट प्लेस एंड द राइट एटीट्यूड ऑफ द बायर कि सर इफ़ यू विल नॉट परचेज, ये वैसे हमारे कुछ ही प्रोडक्ट्स बचे हैं, सिर्फ 5 बचे हैं, इफ़ यू वांट यू कैन परचेज, फिर आगे ये प्रोडक्ट बनेंगे नहीं, ऐसे कुछ बहाना दे दो। तो एक तरीके से आप समझ रहे हो ना, यू आर मेकिंग द circumstances for the customer as such to buy that product there only, okay। So जैसे कि selling a situation based product, नॉट जस्ट स्किल बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड। समझ रहे हो सिचुएशन का मतलब, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ऐसा प्रोडक्ट बेचो उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो यू कैन इवन सेल लाइक यू आर सेलिंग वन अम्ब्रेला, ओके, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, एंड इट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 450 एंड इट्स रियली रेनिंग हेविली एंड देर आर नो अदर अम्ब्रेला शॉप्स नियर बाय एंड यू आर सेलिंग इट thrice the money, okay। So the customer has no chance, it is the right time, it's the right place, and even though the right attitude is there because you are the only seller at that particular location and it's raining heavily, so the customer will definitely buy the product, focusing on the external factors like buyer's mood, timing and the environment and the needs। इस पे भी बहुत ज़रूरी है आप फोकस करो कि क्या वो प्रोडक्ट लेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप कभी भी कहीं पे भी आप अपना करने लग जाओ कि आपको प्रोडक्ट परचेज करना है, ठीक है। सेल्स पीपल मस्ट आइडेंटिफाई एंड क्रिएट आइडियल सिचुएशन टू क्लोज द डील, ठीक है। जैसे मैंने रेन वाली बताई, इफ़ दैट पर्सन इज सेलिंग द अम्ब्रेला एट सच अ टाइम एट सच एन इन्वायरमेंट देन दैट डेफिनेटली इज गोइंग टू वर्क। नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक। So the next topic is the elements of the theory. So there are different elements. So proper time, definitely there should be the proper time when you are using this particular theory, because देखिए हर टाइम पे आप इस like right circumstances theory को आप नहीं फोकस कर सकते, ओके। नीड क्रिएशन, ठीक है, आपको अपने हिसाब से ये क्रिएट करनी पड़ेगी,
ठीक है। देन फेवरेबल इन्वायरमेंट, एक प्रॉपर टाइम होता है, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे आपको ये यूज़ करनी है। सूटेबल एटीट्यूड होना चाहिए कि कस्टमर भी कई बार होता है कि कस्टमर गुस्सा आ जाता है, ठीक है, दे गेट एंग्री। ओके ओके, देन कस्टमर इंटरेस्ट, ठीक है, मेक श्योर कि कस्टमर इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दैट प्रोडक्ट, पता चले वो डील आपके हाथ से ना चले जाए, ठीक है। एंड सेल्स स्किल्स, ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्स स्किल्स, ठीक है, मेक श्योर कि आपकी स्किल्स शार्प हो, ठीक है। नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एसेंशियल स्किल्स ऑफ द सेल्समैनशिप, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है अराउंड 2 मार्क्स का, ठीक है। सिंपली आप 4 तो बता देना, क्योंकि देखिए 2 मार्क्स का ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू राइट कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग, ठीक है, प्रॉपरली उसको डिफाइन करना। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, मेक श्योर दैट द स्किल्स ऑफ द सेल्समैनशिप, सेल्स मैनेजर इज रियली गुड, ठीक है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। देन उनकी प्रॉपर लिसनिंग की स्किल्स होंगी, ठीक है, क्या वो प्रॉपरली सुनते भी हैं, क्या कस्टमर की डिमांड है, क्या कस्टमर की नीड्स हैं। ओके, प्रोडक्ट नॉलेज, दे शुड बी वेरी मच नोन विद द प्रोडक्ट नॉलेज, बिकॉज अगर प्रोडक्ट की ही नॉलेज नहीं है सेल्समैन को तो वो क्या बताएगा कस्टमर को, ठीक है। अगर उसने कोई क्वेश्चन रेज कर लिया, ठीक है, देन वो कैसे आंसर करेगा, तो वहाँ पे एक बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है एक सेल्समैन पे कि उसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, वो बेचने निकला है वो प्रोडक्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, आप थोड़े से इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए कस्टमर के साथ, ठीक है। इवन दो अगर आप बहुत ही वैसे टाइप के पर्सन हो, यू आर नॉट मच इमोशनल, मेक श्योर बस एक थोड़ा सा आप एम्पैथी एटीट्यूड बना के लेके चले। नेगोशिएशन, मेक श्योर कि अगर नेगोशिएशन सामने वाला कर रहा है तो मे भी आप भी थोड़ा बहुत उसको कर ले, जस्ट फॉर द रीज़न, बस इतना ना करे कि आपका लॉस हो, जस्ट फॉर द रीज़न कि सेल्स हो जाए। कॉन्फिडेंस, ठीक है, मेक श्योर कि यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट। अगर आपके ही दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हुए अपने प्रोडक्ट को लेके तो आप कैसे बेचोगे, ठीक है। कि अगर कोई आप क्लीनिंग वाला प्रोडक्ट लेके निकले हो मार्केट में, ठीक है, आपको भी पता है कि वो ज़्यादा मीन्स लायबल नहीं है, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, बट स्टिल आपको तो कॉन्फिडेंट रहना है ना अपने प्रोडक्ट को लेके, तभी तो वो बिकेगा मार्केट में, वरना तो उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, मेक श्योर यू आर वेरी मच अडेप्टेबल टू द एनवायरमेंट, ठीक है, मेक इन द वे ऑफ द लैंग्वेजेस और द कल्चर, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, मेक श्योर आप कस्टमर का ज़्यादा टाइम मत लो, ठीक है। आप जल्दी से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो भी आप बता रहे हो जिसके बारे में, मेक श्योर आप जल्दी उसके बारे में कवर अप कर लो चीज़ें, डेमॉन्स्ट्रेशन अपना, बिकॉज कस्टमर्स को भी ज़्यादा अपना टाइम देना पसंद नहीं है, ठीक है। These were the essential skills. Now we come upon the next topic, that is your qualities of a sales manager. ये सब थोड़े बहुत एक जैसे टॉपिक्स हैं, ये सब आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो बट पॉइंट के लिए तो आप लिखोगे ना, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए ऑब्वियसली, मैनेजर है तो लीडरशिप क्वालिटी तो ऑब्वियस है होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, मेक श्योर बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है। अगर मैनेजर ही प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है अपने क्लाइंट से, अपने एम्प्लॉयज से, देन व्हाट्स द पॉइंट टू बी द मैनेजर। एनालिटिकल स्किल्स मीन्स ये प्रोडिक्शन उसको प्रॉपरली, मीन्स जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस आप लोग करते हो ना कि इतनी सेल्स में भी 6 महीने बाद हम लोग देख सकते हैं, तो उसको भी एनालिटिकल थिंकर होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि देखिए थोड़ा सा टेम्पर जो एक पर्टिकुलर पर्सन का होता है काफ़ी हाई होता है, बट एज अ सेल्स मैनेजर यू हैव टू see each and every one, like the employees, the customers and the other staff, बिकॉज अगर आप उन पर गुस्सा हो जाओगे, अपना एंगर शो करोगे तो वो काफ़ी ख़राब होता है, ठीक है। इवन अगर आप छोटी कंपनी भी चला रहे हो और या बड़ी कंपनी, ठीक है, यू शुड इमोशनली बी वेरी मच अडेप्टेबल टू द इन्वायरमेंट ऑल्सो, बिकॉज द रीज़न इज़ दैट उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा मीन्स एक इमेज बनती है लोगों के माइंड में। तो एज अ सेल्स मैनेजर यू शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंस इनफ टू केटर ऑल द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होनी चाहिए आपके पास कि कोई भी एम्प्लॉय के पास कोई भी प्रॉब्लम है, एटलीस्ट आपके पास तो सोल्यूशन हो इसका, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपरली हर चीज़ को प्रॉपरली सब कुछ वर्क कर ले टाइम टू टाइम। कोचिंग एंड मेंटोरिंग, मेक श्योर कि आपके जितने भी स्टाफ हो, जितना भी आपका एम्प्लॉयज़ हो जो आपके अंडर हों, आप उनको कोच और मेंटोर करते रहे टाइम टू टाइम, बिकॉज आप जिस जिस एक्सपीरियंस पे हैं वो आपसे बहुत छोटे हैं, सो दे एक्सपेक्ट मेंटोरिंग एंड कोचिंग फ्रॉम यू ओनली, ओके, बिकॉज तभी तो आप मैनेजर हो ना। सो दीज वर द क्वालिटीज ऑफ द सेल्स मैनेजर। नेक्स्ट कम्स द टाइप्स ऑफ सेल्स फोर्स, दिस इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम फॉर 5 marks फॉर श्योर।
ओके अगर ये चाहो तो आपका 10 मार्क्स में भी आ सकता है। ओके अगर आप इन टर्म दे रहे हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल्स फोर्स, पहला आता है डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स क्या होता है? डायरेक्ट सेल्स समझ लीजिए बिटवीन टू पर्सन, ठीक है। डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट मिल गया है, ठीक है। सेलर ने डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया, बात खत्म, ठीक है। ये पर्सन जो होता है जिसे एम्प्लॉय ने, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय है, ठीक है, उसने किसको प्रोडक्ट दिया? कस्टमर को, ठीक है। सो ही इज द पार्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये कंपनी का बंदा था, उसने ये प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? ये कमीशन पे वर्क करते हैं, ठीक है। एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कोई ना कोई कंपनीज को, ठीक है। ये कमीशन पे वर्क करते हैं, ठीक है। एक तो उनको पैसा तो मिल ही रहा है, साथ साथ ये एक तरीके से उस पर भी वर्क करते हैं, ठीक है। फिर ये एक होता है इंडिपेंडेंट एजेंट्स। ये किसी भी कंपनी या किसी भी एमएनसी से नहीं होते हैं, ये खुद के एक एजेंट्स होते हैं, ठीक है। जो भी आपने वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट सुना होगा, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो कई बार होता है ना कि आप उस एजेंट से मैं आपको ला के दे दूंगा, ठीक है, एट सच अ प्राइस। सो दीज आर दोज दीज आर दोज इंडिपेंडेंट एजेंट्स। नाउ वी कम अपन रिटेल सेल्स फोर्स। सो डायरेक्टली ये कस्टमर को सेल ये भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके जो रिटेल स्टोर्स होते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये सब कस्टमर्स के लिए होता है कि जो कस्टमर प्रोडक्ट डायरेक्टली यहाँ से परचेज कर ले, ओके। देन आता है टेली इनसाइड सेल्स। ये सब मेजरली सेल्स होती है आपकी ऑन कॉल्स, ओके, कॉल वाली सेल्स होती है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट चाहिए या ऑनलाइन चाहिए, सो यहाँ पे, ठीक है, हो जाती है ये वाली सेल्स। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ सेल्स फोर्स। सो नाउ वी कम अपॉन द ड्यूटीज ऑफ द सेल्स फोर्स। पहले क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। पहले वो प्रोस्पेक्ट करते हैं कौन कौन हमारे सेल्स फोर्स में आ सकता है, ओके। देन प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन की जाती है, ठीक है। देन नेगोशिएशन किया जाता है, ओके, डिस्काउंट्स। देन ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है, सिंपली ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है। फिर फॉलो अप होता है एंड रिपोर्टिंग, मीन्स वही एनालिटिकल रिपोर्टिंग। सो ये होती हैं ड्यूटीज़ ऑफ सेल्स फोर्स, ठीक है। इसमें कुछ भी आई डोंट थिंक इसमें कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत थी, बिकॉज ये सारे पॉइंट एज इट इज़ आपको लिखने ही पड़ेंगे, ओके, बिकॉज द यूनिट इज़ काइंड ऑफ अ लेंदी, वी हैव टू फिनिश इट ऑफ, ओके। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं एक यूनिट भले वो 40 मिनट्स भी ले रहा है मैं ख़त्म करूँ, जस्ट फॉर द रीज़न बिकॉज इवन आप क्लास में भी पढ़ोगे, ये एक पर्टिकुलर यूनिट कम से कम आपके 2 वीक्स 3 वीक्स लग जाते हैं कंप्लीट होने में। तो अगर आपको 30-35 मिनट्स में पूरी यूनिट कवर अप कर ली तो इट्स बेटर एज कम्पेयर टू गेटिंग इट कम्प्लीटेड विद इन टेकिंग 1 मंथ। तो 40 मिनट में अगर आपका रिविजन भी हो रहा है तो बेनिफिट है आपका, ठीक है। नाउ वी कम अपॉन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू कम इन अ पेपर फॉर 5 मार्क्स, ओके। रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक तरीके का प्रोसेस है जो आएगा पेपर में आपके, चाहे आप जितने बड़े हो जाओ ये आएगा। जैसे जॉब एनालिसिस, ठीक है, पहले होता है जॉब एनालिसिस। इसमें क्या होता है? पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन देते हो, जॉब स्पेसिफिकेशन देते हो। आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो, जॉब स्पेसिफिकेशन, ओके, एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपने यहाँ पे आप जॉब एनालिसिस में पहले आप जॉब के बारे में बताते हो, ठीक है, एनालाइज करते हो जॉब, ठीक है, कि कैसी कैसी जॉब्स निकाले हम लोग, हाँ निकाली भी चलो जॉब्स, तो अब जॉब का डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है, इस टाइप के लोग हमें चाहिए, ठीक है, अपनी कंपनी में। देन सोर्सिंग कैंडिडेट्स, या तो आप इंटरनली रिक्रूट करोगे या तो एक्सटर्नली, ठीक है। इंटरनल रिक्रूटमेंट आप समझ रहे हो ना, कंपनी के अंदर ही वो एम्प्लॉयज़ उठा लेते हैं और उनकी पे थोड़ी बढ़ा देते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट। देन एक होता है आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है। ये आपके 2 टाइप के रिक्रूटमेंट्स हो गए। देन फिर आता है आपका इंटरनल एक्सटर्नल में भी देखिए कैसे होता है। इंटरनली आपकी जॉब पोस्ट कंपनी वाले डाल देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नली भी आपकी डिफरेंट टाइप्स में होती है, जैसे कि आपने इंटर्नशाला सुना होगा, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डलती है। जॉब पोर्टल्स होता है डिफरेंट डिफरेंट, उस पर डलती है। Naukri.com होता है, उस पर डलती है, मीन्स सोर्स करते हैं कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, ओके। फिर अट्रैक्टिंग टैलेंट, अब टैलेंट को भी अट्रैक्ट करने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा ना, जैसे कि आप सैलरी बता दोगे यहाँ पे, ठीक है, हम लोग कितनी सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, और आपकी क्या मीन्स एक तरीके से
कंपनसेशन हो गया, फिर आप एक ब्रांडिंग की बात करोगे कि क्या आपकी इन फ्यूचर ब्रांडिंग बनेगी, ठीक है, एंड फिर यहाँ पे आप बात कर लोगे करियर ग्रोथ की, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप लिख लो, ठीक है। सैलरी, ठीक, ब्रांडिंग एंड करियर ग्रोथ। तो इससे क्या होता है, आप टैलेंट को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ कि मीन्स ये पर्टिकुलर जो ओपनिंग है ये मुझे यहाँ से यहाँ ले जाएगी, ठीक है। अगर मुझे इतना एक्सपीरियंस है तो मेरी सैलरी इतनी हाइक पे हो जाएगी, ठीक है। देन स्क्रीनिंग एप्लीकेंट्स मीन्स जितने भी रेज्यूमेज आते हैं वो यहाँ पे आपके स्क्रीन आउट होते हैं, ठीक है। जो सही होते हैं उनको लेते हैं, जो नहीं सही होते वो रिजेक्ट हो जाता है, सिंपल एज दैट। सो दिस इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आई होप इट्स क्लियर। जॉब एनालिसिस दो टाइप में होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, सोर्सिंग कैंडिडेट्स इंटरनल एक्सटर्नल, देन अट्रैक्टिंग टैलेंट थ्रू करियर ग्रोथ, आपको बेनिफिट्स बता देंगे, ब्रांडिंग कर देंगे, और आपकी कंपनसेशन जो सैलरी है, ठीक है, वो यहाँ पे आपकी बात कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ वी कम अपॉन द सिलेक्शन टेक्निक्स ऑफ सेल्स फोर्स, ठीक है। कैसे सिलेक्शन टेक्निक्स होती हैं, जिससे पहले इंटरव्यू कराते हैं वो लोग, ठीक है, आपकी, ठीक है। उधर आपका सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको निकाल लिया गया, रिक्रूटमेंट हो गया आपका, ठीक है। अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग हो गई, ठीक है, जो आपकी रिज्यूमे था स्क्रीन हो गया। अब आपका इंटरव्यू राउंड है, ठीक है। फर्स्ट ईयर इंटरव्यू से होता है, फिर दूसरा आपका रोल प्ले करवाते हैं। रोल प्ले का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको सिनेरियोज दे देंगे, आप इस मोमेंट पे आप क्या करोगे, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना, लाइक इफ़ यू हैव this much time to complete your task and you have to submit it on this particular date but you have less time, how you will do your work। अगर ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू के टाइम आते हैं तो वहाँ पे इंसान का एक तरीके से अग्रेशन चेक किया जाता है, ठीक है। वो कैसे बिहेव करेगा, कितना लॉयल है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, क्या वो अपनी नींद त्याग देगा, ये वो वैसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट, इसमें एक तरीके से आपके जितने भी एप्टीट्यूड रीजनिंग टेस्ट होते हैं उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज असेसमेंट सेंटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस पड़ते हैं जहाँ पे आपके पर्टिकुलर एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। रेफरेंस चेक्स, ठीक है, फिर यहाँ पे आपके कोई भी रेफरर है कंपनी में उनका चेक होता है, ठीक है। देन फिर आता है आपका ग्रुप डिस्कशन, GD मस्ट बी अवेयर, जिसमें आपका चेक किया जाता है कि आप कितना बोल पाते हैं। ये एक तरीके से टेक्निक्स होती हैं, तो इनमें से कोई भी टेक्स्ट, ज़रूरी नहीं कि ये सारी आपको पास करनी पड़ेंगी, नो। लाइक जैसे मैंने कुछ कंपनीज में दिया है, जैसे मैंने इंटरव्यू दिया है, मैंने साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया है, मैंने GD दिया है, ठीक है, मैंने ये 3 चीज़ें दी हैं, ठीक है। मे भी दूसरे कंपनीज में रोल प्ले करवा लेते होंगे जज करने के लिए, असेसमेंट सेंटर्स में जाके एग्ज़ाम करा लेते होंगे, ठीक है। तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है वो कौन सी टेक्निक फॉलो कर रही है, ठीक है। नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आपकी 5 टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। एक होती है प्रोडक्ट नॉलेज ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से आपकी ट्रेनिंग की बात हो रही है, वहाँ आप सेलेक्ट हो गए, रिक्रूट हो गए, अब ट्रेनिंग की बात आ गई, सिंपल, ठीक है। प्रोडक्ट आपको बताया जा रहा है, हमारे कंपनी में ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में आप समझ, जैसे आप इंश्योरेंस में घुस गए, ठीक है, आपको फिर पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ये एक पॉलिसी अगर 10 साल कोई पे करेगा, 15वें साल पे इतना अमाउंट मिलेगा, समझ रहे हो ना। नाउ सेलिंग स्किल्स, फिर उनको टैक्टिक समझाएंगे, कैसा मार्केट चलता है, ठीक है, आपको कैसे लोगों को कन्विंस करना है, ठीक है, कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, ये सारी आपकी सेलिंग स्किल्स में आती हैं, ठीक है। फिर CRM, दैट इज CRM ट्रेनिंग दोगे, इसमें क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ट्रेनिंग दोगे, इसमें आप कस्टमर सपोर्ट पे फोकस करोगे, ये कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ कि प्रोडक्ट से, ठीक है, यहाँ पे इसकी। फिर एथिक्स, कॉम्प्लायंस एंड एथिकल सेल्स ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है कि हर चीज़ आप सेल तो करो, ठीक है, बट एक एथिक्स में रहेगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज में रहेगी, आप सेल्स के नाम पे कुछ गलत काम नहीं करोगे, किसी गलत प्रोडक्ट को, गलत इंसान को नहीं बेचोगे, ठीक है। इवन तो आपका टारगेट है, ठीक है, अब इवन मान लो आपका कोई प्रोडक्ट एक्सपायर्ड है, ठीक है, एंड यू सोल्ड इट टू समवन, ये एथिक्स के खिलाफ है ये चीज़, ठीक है, आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको एथिकली सारा काम करना है, ठीक है, ये हर जगह पे, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि सेल्स डिपार्टमेंट ये हर जगह है, ठीक है, आपको सारा काम एथिकली करना है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एंड टूल्स ट्रेनिंग, ऑब्वियसली टेक टूल्स
कोई भी आजकल अपडेटेड नहीं रहता है हर टूल से, ठीक है। हर रोज़ हर मिनट नए टूल्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। आप क्योंकि आप अब एम्प्लॉय को वर्क करना है उस पर, कस्टमर से कैसे बात करेगा, टूल्स के थ्रू ओनली। सो नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ द ऑनबोर्डिंग एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट। अब देखिए वहाँ पे ट्रेनिंग हो गई कैंडिडेट की, ठीक है। पहले क्या, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले आपका रिक्रूटमेंट हुआ, ठीक है। जॉब पोस्ट गया naukri.com पे, ठीक। फिर आपने रेज्यूमे भी डाल दिया, आपका रिक्रूटमेंट हो गया। फिर आपकी वहाँ पे टेक्निक, दूसरे जो आपकी टेक्निक्स थी उनमें से आपकी इंटरव्यू हो गया, जीडी वगैरह हो गया। फिर आपकी एक तरीके से ट्रेनिंग हो गई, कितनी टाइप की अभी ट्रेनिंग हुई आपकी। अब आपकी हो रही है ऑन बोर्डिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप ना इसे दिमाग में एक्चुअल रियलिटी समझ के चलो कि हाँ भाई ये सब जिंदगी में होता है ये सब, ठीक है। अब ऑन बोर्डिंग हो रही है, अब आपको बुलाया जा रहा है, ठीक है। ऑन बोर्डिंग का मतलब क्या होता है ये पता है? ऑन बोर्डिंग का मतलब एक तरीके से होता है जब एक नया कैंडिडेट कंपनी में आता है और उस दिन उसको कंपनी के बारे में बताया जाता है, उसके रूल्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अवेयर कराया जाता है, ठीक है। ये होती है ऑन बोर्डिंग, एक तरीके से इन शॉर्ट वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट में उनका या कहीं पे भी ऑन बोर्डिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। कंटिन्यूस डेवलपमेंट पे फोकस यहाँ कैसे करें? ओरिएंटेशन लो भाई, आ तो गया वर्ड आपका। ओरिएंटेशन मीन्स हियर यू विल बी टेलिंग अबाउट द कंपनी, यू विल बी टेलिंग अबाउट द मैनेजर, मैनेजर विल बी कमिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स कि हाँ मैं आपका मैनेजर हूँ, ठीक है। देन रोल क्लियरिटी, देन यू विल बी टोल्ड रिगार्डिंग योर रोल, ओके। आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो आपका एचआर आपसे डिस्कस कर लेगा आके, ठीक है। आपका टीएल बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप देखो कंपनी में जाते हो आपके ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, ठीक है। उसमें आपका एक टीएल होता है, फिर टीएल के ऊपर मैनेजर होता है, फिर ये सारे लोग आपसे मिलने आते हैं, ठीक है, कि मतलब आपको वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। यू आर न्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर कंटिन्यूस लर्निंग, फिर लर्निंग में फिर आपकी वो स्किल इन्हांस की जाती है जो हमने पढ़ी अभी। प्रोडक्ट नॉलेज कराएंगे, टेक नॉलेज कराएंगे, एथिक्स के खिलाफ मत जाना। अपस्किलिंग, अपस्किलिंग मीन्स वही नॉलेज आपकी और इंक्रीज करेंगे, ठीक है। एंड देन कीप ऑन मोटिवेटिंग, दे विल ऑलवेज कीप ऑन मोटिवेटिंग यू, बिकॉज आप एक फ्रेशर की तरह आ रहे हो या एक्सपीरियंस होल्डर की तरह आ रहे हो कंपनी में, तो आपको मोटिवेट करते रहेंगे, ओके, कि आप आराम से वर्क करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आएगी वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। सो ये सारे, एक्सक्यूज मी, ये सारे आपके ऑन बोर्डिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसा स्टेप्स नहीं है, ठीक है। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। So we are done with unit 2. So I hope you all must have understood everything. So if you have any doubts as such, you can just mail me here or you can DM me on my Instagram. So thank you so much for watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.